नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानकारी लेने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल 3 जून 2020। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल जो द हिंदू में आए हैं उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पहला जो आईएमडी है, आईएमडी ने मानसून यानी मौसम पूर्वानुमान पर जो लगाया है उसके बारे में, और दूसरा जो है केंद्रीय विस्टा परियोजना पर स्मारक जल्दी करना चाहिए उसके बारे में। दोस्तों चलो तो पहला शुरू करते हैं। आईएमडी ने मौसम का जो पूर्वानुमान लगाया है उसके बारे में। दोस्तों, आईएमडी आपको सभी को मालूम है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी हवामान शास्त्र का जो ये रहता है, भारत का हवामान शास्त्र जो बताता है वह यह संस्था है। आईएमडी को अधिक सटीक स्थानीकृत मौसम पूर्वानुमान का प्रसार करने का काम करना चाहिए। मानसून के आखिरी 1 जून की पाठ्यपुस्तक की तारीख को ध्यान में रखते हुए केरल में स्थापित कर दिया है। मई में आईएमडी ने केरल की शुरुआत में 4 दिन की देरी का अनुमान लगाया था। यह अपेक्षित, हालांकि गर्मियों में मई की शुरुआत में उत्तर भारत और पश्चिमी विक्षोभ के कई मंत्रों पर आधारित था, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है वहाँ पे बारिश के साथ बंगाल की खाड़ी में सुपर चक्रवात अम्फान के प्रभाव से होता है। हालांकि 28 मई को निजी मौसम विज्ञान कंपनी ने मानसून की शुरुआत का आगमन की भविष्यवाणी की थी, क्योंकि इसके मॉडल अम्फान के प्रभाव से कम करने वाले प्रतीत होते हैं। दोस्तों, लेकिन पिछले ही हफ्ते आईएमडी ने अपनी शुरुआत के पूर्वानुमान को यह कहते हुए अपडेट किया कि मानसून की शुरुआत के लिए अनुकूल परिस्थितियां 1 जून को होने की संभावना थी। आईएमडी ने स्पष्ट रूप से शुरुआत की घोषणा करने के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं। केरल और कर्नाटक में 14 नामित मौसम केंद्रों में से 14 में से 8 को लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिमी बारिश दर्ज करना चाहिए। 30 से 40 किमी प्रति घंटा एक निश्चित समय पर भारत पहुंचने वाले भूमध्य रेखा से हवाई होनी चाहिए। ऊंचाई और विकिरण का एक निश्चित मूल्य है। अकेले केरल में भी सभी बारिश जो है, बारिश को शुरुआत को निर्धारित नहीं किया है। आईएमडी पर जोर देने के लिए दर्द हुआ। हालांकि यह भी सच है कि आमतौर पर यह एकमात्र एजेंसी थी जिसमें कई मौसम केंद्रों के साथ साथ अधिक ऊंचाई पर विंडस्कोप और विकिरण को मापने का उपकरण थे, इसलिए इसकी शुरुआत की घोषणा एकाधिकार है। जबकि आईएमडी एक मुख्य रूप से वैज्ञानिक संगठन है, यह मौसम संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करता है। दोस्तों, फसल बीमा, बिजली वितरण और कम दूरी के पूर्वानुमानों में आईएमडी को अब मौसम की जानकारी देने के एकाधिकार नहीं है। उत्तरार्ध में आईएमडी की अन्य प्रमुख भूमिकाएं में भारत परिणाम है। मानसून भारत में कैसे फैल सकता है और जुलाई और अगस्त में गर्मी की फसल के लिए प्रमुख महीनों में कितनी बारिश होने की संभावना है, इस पर अपना दृष्टिकोण दें। इस साल भारत के उत्तर पूर्व के लिए बचाव आईएमडी ने अन्य क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम मध्य भागों और दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य बारिश से ऊपर रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि यह आश्वस्त करने योग्य है कि यह याद रखने योग्य है, यह पिछले साल के आईएमडी की यह बताने में विफल रही थी कि 2019 2 दशकों में सबसे अधिक बदल जाएगा। हालांकि सामान्य मानसून का हर साल अपने साथ मूसलाधार बाढ़ जो है और लंबे सूखे मंत्र लेकर आया है। जल परिवर्तन की जटिलता अब ऐसी ही एक वर्ष में अधिक बारिश का भारत में लगातार दूसरे वर्ष की रिपोर्ट के साथ लंबे समय तक प्रभाव दिखाई दे रहा है, जो कि क्षितिज पर भारत के एक टिड्डे के प्लेग के कारण है, जो
खरीफ की फसल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह समय है कि बेहतर विज्ञान और पूर्वानुमान के साथ IMD अधिक सटीक स्थानीयकृत मौसम पूर्वानुमान को प्रसार पर काम करता है। हालांकि इसका सार्वजनिक इंटरफेस और प्रौद्योगिकी अपने में सुधार हो रहा है, विशेष रूप से चक्रवात के पूर्वानुमान में संगठन के पास इन सुधारों को व्यापक आबादी तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। दोस्तों, दूसरा और महत्वपूर्ण केंद्रीय विस्टा परियोजना जो है उसके बारे में है, तो चलो शुरू करते हैं। सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकास करने का मामला हो सकता है, लेकिन इसके जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि इसको जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के पास राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे खंड के सेंट्रल विस्टा को पुनर्विकास करने की अपनी योजना है, ताकि एक विनाशकारी महामारी भी इससे दूर ना हो। दोस्तों, वास्तव में कोविड-19 के खिलाफ देश की अराजक लड़ाई के बीच केंद्र ने आगे विचार विमर्श के लिए इसे रोकने की दलीलों को नज़रअंदाज करते हुए जल्दबाजी की है। मार्च 2022 तक एक नया संसद भवन और मार्च 2024 तक एक आम केंद्रीय सचिवालय के निर्माण के साथ साथ ही प्रधानमंत्री और दक्षिण और उत्तरी ब्लॉक के पास उपराष्ट्रपति के लिए एक नया भवन का निर्माण करना है, जिसे संग्रहालय के रूप में पुनर्निर्मित किया जाएगा। दोस्तों, कोविड-19 का जो पूरे देश में चालू है और पूरे वर्ल्ड में भी चालू है, तो इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये संसद भवन और आम केंद्रीय सचिवालय जो है वो बाद में भी बना सकते हैं, मगर PMO के लिए एक नया भवन होगा। सरकार द्वारा अनुबंधित एक निजी फर्म द्वारा एक मसौदा मास्टर प्लान में मौजूदा इमारतों को ध्वस्त करने के बाद राजपथ के साथ मौजूदा विरासत संचरण और कार्यालय भवनों के बगल में एक त्रिकोणीय आकार का संसद भवन का प्रस्ताव किया गया है। आज तक सरकार ने सार्वजनिक रूप से परियोजना की अनुमति लागत नहीं बताई है। 12 मार्च की परियोजना को लेकर पर्यावरण मंजूरी के लिए CPWD के आवेदन के अनुसार नए संसद भवन का निर्माण अनुमानित 922 करोड़ रुपए की लागत है। केंद्र ने पुनर्विकास योजना के पीछे कई कारण बताए हैं। संसद भवन और उत्तर और दक्षिण ब्लॉक की संरचनात्मक सुरक्षा जो है 1911 और 1931 के बीच सामने आया था, और एक बार परिसीमन हो गया और सीटों की संख्या बढ़ाई गई। संसदों की सीट देने के लिए और उन्हें सभी के लिए कार्यालय स्थान की आवश्यकता है। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भवनों से ज़्यादा शास्त्रीय भवन और कृषि भवन के लिए इसने आधुनिक कार्यक्षेत्रों की आवश्यकता का हवाला दिया है। पुनर्विकास पर निर्णय जल्दी और बिना पर्याप्त परामर्श के लिया गया था। इस तरह के बड़े पैमाने पर पुनर्विकास की उपयोगिता आसानी से बचाव योग्य नहीं है, लेकिन मोदी सरकार के स्पष्ट रूप से राजधानी के परिदृश्य को अपनी स्मारकीय विरासत के रूप में फिर से संगठित करने के लिए उत्सुक है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मूर्खपना है और ये गैरतलाब है कि देश में ऐसा संकट चालू है और यह एक अपनी विरासत के लिए स्मरणीय मतलब एक अपने विरासत में कुछ तो भी बनाया है, इसके लिए ये अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। विपक्ष जो है पर्यावरणवादियों, वस्तुकारों और नागरिकों ने अतिरिक्त मुद्दे की महामारी लाने से पहले भी कई तरह चिंताओं को उठाया है, लेकिन रोक से दूर प्रस्तावित संसद भवन के लिए कई प्रमुख अनुमोदन जो है वो लॉकडाउन के दौरान धकेल दिए गए हैं, जिससे पारदर्शिता की कमी के आरोप लगे हैं। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा कमेटी के स्वतंत्र विशेषज्ञ सदस्य जो है उसमें जो बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं, जहां बैठक के मिनटों के अनुसार इसे बहुत चर्चा के बिना पारित किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि उपयोग के परिवर्तन की प्रक्रिया 25 मार्च को तालाबंदी शुरू होने से ठीक पहले पूरी की गई थी। परियोजना की आवश्यकता और पर्यावरण, यातायात और
प्रदूषण पर इसके प्रभाव का पता लगाने के लिए कार्यकर्ताओं और वास्तुकारों ने अध्ययन की कमी पर सवाल भी उठाए थे। दोस्तों, शुरू से ही इस भव्य विचार के बारे में चौकस होने का पर्याप्त कारण थे। महामारी द्वारा बनाई गई स्थिति में इसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए था और बाद में विचार फिर से आना चाहिए था। दोस्तों, ये द हिंदू एडिटोरियल आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में दिए हुए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। धन्यवाद।